तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ सिनेरियो ओके जहाँ पे एसिंक अवेट या एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आपके लिए अच्छा नहीं होगा उस कोड के लिए, ठीक है, जहाँ प्रीफर नहीं किया जाता कहने का मतलब। हालांकि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बहुत सारे केसेस में बहुत अच्छा काम करता है, इनपुट आउटपुट वगैरह टास्क में, राइट। बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको इवन दो दैट इज इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा वहाँ पे यूज करना, जबकि वो इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क ही है, ठीक है। और कुछ के और सीपीयू बाउंड टास्क में तो ऐसे भी यूजफुल नहीं होता उतना, ठीक। तो चलो कुछ सिनेरियो देखते हैं कि कहाँ पे आपको एसिंक का वेट अवॉइड करना चाहिए यूज करने से। तो पहले देखते हैं कि सबसे सबसे पहली बात तो ये है कि सीपीयू बाउंड लॉजिक, जहाँ पे आपको लगे, है ना, कि जहाँ पे ये सीपीयू रिलेटेड टास्क है वहाँ पे तो आपको एसिंक अवेट का कोई ज्यादा हेल्प नहीं मिल पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान चलो कि आप कोई पीडीएफ, है ना, रीड करते हो, ठीक है, जैसे बाय पीडीएफ टू करके लाइब्रेरी आती है, पीडीएफ प्लम्बर करके लाइब्रेरी आती है, वो पार्सिंग पीडीएफ, ठीक है। तो वो जो पार्सिंग करता है, जैसे मान लो कोई पीडीएफ देते हो, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसके सारे टेक्स्ट निकालना हो, ठीक है। तो उस केसेस में क्या हुआ कि वो सब सीपीयू इंसेंटिव टास्क होते हैं, ठीक है, वो सीपीयू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उस केसेस में आपको अवॉइड करना चाहिए एसिंक वेट का यूज करें, क्योंकि वो सीपीयू बाउंड टास्क है। मतलब सीपीयू बाउंड टास्क कहीं पे भी हो, वहां पे तो आपको डायरेक्ट अवॉइड करो, वहां पे एसिंक वेट काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो हैं लाइब्रेरीज जो पीडीएफ से रिलेटेड होते हैं, वो बिल्कुल सीपीयू बाउंड होते हैं, है ना। उसमें आप एसिंक्रोनस नहीं कर सकते, और आपको पता है कि एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क के लिए बेनिफिशियल है। सेम फॉर एनएलपी लाइब्रेरी लाइक स्पेस है ना, एनएलटी के और रिजल्ट्स लूप्स। तो ये सब जो ये होते हैं, ये सारे लाइब्रेरी जो है, ये सब सीपीयू इंटेंसिव टास्क है, इसमें सीपीयू का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के टास्क में भी आप कोई ऐसी केबल नहीं यूज कर पाओगे, ठीक है। जैसे टोकनाइजेशन आपने देखा होगा, एनएलपी में हम करते हैं, जनरेटिव एआई में करते हैं, पीओ स्टैगिंग, डिपेंडेंसी पार्सिंग। तो इस तरह के टास्क तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओ, क्योंकि क्यों नहीं कर पाओ कि ये इनपुट आउटपुट वन टास्क है ही नहीं, ये सीपीयू से रिलेटेड टास्क है, सीपीयू का इस्तेमाल होता है इसमें। सेम फॉर इमेज प्रोसेसिंग, जैसे पिलो हो गया, ओपन सीवी के थ्रू आप कुछ इमेज प्रोसेसिंग करते हो, तो वो सब सारे सीपीयू है। तो इस तरह के टास्क में आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। हालांकि यहाँ पे लिख रखा है कि यूज थ्रेड पुल टू एसिंक आयो तो डॉट टू थ्रेड इफ यू नीड टू अपलोड सीपीयू बाउंड एसिंक कोड इनसाइड एन एसिंक पाइपलाइन। हालांकि आप इसको थ्रेड के थ्रू यूज कर सकते हो, है ना, इन सब लाइब्रेरी को, बट ऐसे भी कोई फायदा नहीं है। वो हालांकि चलेंगे तो वो सिक्वेंसली, क्यों, क्योंकि पाइथन में आपको पैरेलल प्रोसेसिंग आप कर ही नहीं पाते हो फॉर सीपीयू, है ना, क्योंकि वो जीआईएल की वजह से ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक जो होता है, वो कोई भी सीपीयू बेस्ड टास्क के लिए वो सिक्वेंसली ही चलता है। कहने का मतलब, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप थ्रेड का इस्तेमाल करके भी आप वो सही ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट विद पाइथन, है ना। और सब लैंग्वेज में आप कर सकते हो थ्रेड का इस्तेमाल करके, ठीक है, लेकिन पाइथन में आप नहीं कर पाओगे। ये कहने का मतलब, ठीक। फिर आ जाते हैं एक्सटर्नल लाइब्रेरी कंस्ट्रेंट, लाइक फिर वही हम जिससे बात करें, जो पाइप पीडीएफ जो है ना, और ये पीडीएफ प्लम्बर है, इस तरह की जो लाइब्रेरी है, बाय डिफॉल्ट सिंक में ही आते हैं, है ना। इसको आप एसिंक में नहीं यूज कर सकते। ये ये जो जिसने भी इस लाइब्रेरी को बनाया है, वो सिंक्रोनस वे में ही बनाया है, ना कि एसिंक्रोनस वे। और इसलिए बनाया गया है क्योंकि पता है कि ये सारे जो टास्क है सीपीयू इंसेंटिव टास्क है, और उसमें एसिंक का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, इसलिए उन्होंने सिंक वे में ही बनाया है। सेम फॉर सिक्यू लाइट थी, सिक्यू लाइट भी है, वो जो सिंक वे ही बनाया गया है उसको, इसलिए आप उसको एसिंक वे में इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेम फॉर बोटो थ्री, जो एडब्ल्यूएस का एसडीके होता है, जिसमें हम अमेजन के सर्विसेज को यूज करते हैं, वो भी सिंक्रोनस वे में ही काम करते हैं, ठीक है। बट हालांकि उसमें भी एआई मोटो प्रो करके एआई सिंक्रोनस आता है, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छे से आपको ध्यान देके कोड लिखना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो ये सारे जो है कुछ, मतलब कहने का मतलब, जो लाइब्रेरी है ना, जो लाइब्रेरी जो है सिंक्रोनस वे में दिया गया है, आपको उसको सिंक्रोनस वे में ही यूज करना पड़ेगा। बट कुछ लाइब्रेरी ऐसे आते हैं, जैसे कि बोटो थ्री, ये सिंक्रोनस वे में होते हैं। फिर अमेजन इसके साथ ये सिंक्रोनस वाले भी लाइब्रेरी देते हैं, जैसे एआई बोटो फोर थ्री, है ना, एआई सॉरी एआई ओ बोटो फोर, है ना। ये है, ये सिंक्रोनस के लिए है, तो आप इसके इस्तेमाल करके सिंक्रोनस कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस सेक्शन में जो है, कहने का मतलब ये है कि जब
आपको वो लाइब्रेरी है ना, अगर जो सिंक्रोनस वे में दिया है तो आपको सिंक्रोनस वे में ही यूज करना पड़ेगा उसको। अगर उस लाइब्रेरी का सिंक्रोनस में दिया, आप उसको एसिंक्रोनस में यूज करोगे तो कोई फायदा नहीं हो पाएगा। ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये इसलिए पहले एक बार चेक कर लें कि वो लाइब्रेरी, क्या वो जो लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हो वो सिंक्रोनस प्रोवाइड करता है या एसिंक्रोनस प्रोवाइड करता है, तब जाके आप उसको उस तरह से यूज कर सकते हो। तो ये कंस्ट्रेंट है कि वो किस तरह का फ्रेमवर्क है और किस तरह की लाइब्रेरी है वो। फिर फाइल इनपुट आउटपुट एंड डीबी ट्रांजैक्शन। फाइल इनपुट का मतलब क्या है कि जैसे मान चलो कि आप एक फाइल रीड कर रहे हो, ठीक है, एक फाइल आप पांच जगह, पांच पांच सोर्सेस से मतलब पांच एसिंक्रोनस कोड से आप एक ही फाइल को रीड और अपडेट कर रहे हो। तो सोचो जब एक ही चीज को जब आप अ, पांच पांच बार मतलब पांच एसिंक्रोनस कोड से आप उसको अपडेट करोगे, तो क्या होगा कि मान चलो को पहला वाला आया, पहला वाला ने कुछ चेंज किया, फिर दूसरा वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि कब का चेंज है, किसका चेंज है। तो एक ही फाइल पे पांच कॉन्करेंट है ना, पैरेलली आप अपडेट नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा डेटा। ठीक है, उस तरह के केसेस में आप एसिंक्रोनस वे नहीं लिख सकते। हाँ हाँ, अगर मान लो आपके पास पांच पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब पांच डिफरेंट फाइल में, ठीक है, तब ठीक था, तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पांचों जो है आप अलग अलग टास्क कर रहे हैं। लेकिन जब एक ही टास्क को पांच लोग करेंगे, है ना, पांच और भी एक साथ, तो दिक्कत है वहां पर। तब एसिंक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उस तरह के केसेस फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही ये इसीलिए ये राइटिंग फाइल्स है कि कोई भी फाइल हो, चाहे टीएक्सटी फाइल हो, जेसन फाइल हो, सीएसवी फाइल है, एक साथ आप चार पांच पैरेलली नहीं एक ही फाइल पे काम करवा सकते हैं अपडेटिंग का। यानी मान लो चार रीडिंग कर रहा है, ठीक है, और जिससे मान चलो चार जो पैरेलली कर रहे हैं वो रीडिंग कर रहे हैं और एक अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि कुछ अपडेट करेगा, वो क्या पता वो जो रीड कर रहा है वो ओल्ड डेटा था, है ना, कि उसको न्यू डेटा रीड करना था। तो इस तरह के केसेस आते हैं जब एक ही फाइल में एक ही चीज आप पांच तरह के पैरेलल प्रोसेसिंग करते हो। तो ये आप समझने की कोशिश करो। अगर वो पांच पांच पैरेलल प्रोसेसिंग और जो पांच डिफरेंट फाइल पे ऑपरेशन कर रहे होते तब फिर कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तब फिर अच्छा चलता। लेकिन एक ही फाइल पे वो सही नहीं। और सेम फॉर डेटाबेस ऑपरेशन भी है। अगर कुछ डेटाबेस ऑपरेशन आप पैरेलली कर रहे हो एक ही चीज पे, तो उस चीज में फिर दिक्कत है। हालांकि अगर मान चलो वो डेटाबेस में कोई ऑपरेशन आप डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स या कॉलम्स में ओपन यूज कर रहे हो, तो फिर भी ठीक है, ठीक है, लेकिन उसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा फिर एसिंक्रोनस काम नहीं कर पाएगा सही। और आप कर भी रहे हो तो बहुत स्ट्रिक्टली आपको ध्यान देके करना पड़ेगा। जो बिल्कुल आपको 100% मतलब एडवांस लेवल का कोडिंग करना पड़ेगा उसके लिए, समझ समझ के। नहीं तो फिर आपका डेटाबेस बिल्कुल करप्ट हो जाएगा और सही से काम नहीं करने लगेगा, तो अनसंटिफिक रिजल्ट देने लग जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है, मतलब आपको एसिंक्रोनस वे में ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप यूज कर रहे हो तो कोशिश करो कि जिस जिस चीज पे आप परफॉर्म कर रहे हो तो उस पे कंकरेंटली आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, कम से कम उसको वेट कर रहे हो कि एक चीज कंप्लीट हो जाए अच्छे से तब दूसरा करे। नहीं तो फिर सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यही मेरा कहने का मतलब था। और यही फाइल इनपुट और डेटाबेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होते हैं। एक तरह से ये कहने का मतलब कि एक ही बारे में ए- एक साथ चार पांच ऑपरेशन मत परफॉर्म करो एक ही चीज पे, ये कहने का मतलब। ठीक है, फिर आ जाते हैं लॉजिकल टास्क डिपेंडेंसी। लॉजिकल टास्क डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि मान चलो कि एक टास्क जो है पिछले वाले टास्क के डिपेंडेंट है, तो उस तरह के केसेस में भी आप एसिंक्रोनस नहीं यूज कर पाओगे। ठीक है, जब एसिंक्रोनस तभी यूज होगा जब जब एक का कोड है ना बिल्कुल किसी से रिलेटेड नहीं है। कुल मिला के ये कहने का मतलब है, तभी आप ये स्वीकृत वे में लिख पाओगे। जहां किसी का कोड पिछले वाले से रिलेटेड हुआ, या जहां पे आप जहां ऑपरेशन करोगे वहां पे कोई और भी ऑपरेशन कर सकता है या कर रहा होगा, तो उस केसेस में आप फिर उसको यूज नहीं कर पाओगे। ये सिंक्रोनस का यही लॉजिकल है कि पिछले वाले इनपुट आउटपुट से डिपेंडेंट ना हो, अगर कुछ ऐसा कर रहे हो तो ये लॉजिकल फ्लो होता है। ठीक है, फिर साइड इफेक्ट्स है। मान चलो कि आप कोई लॉग्स लिख रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, तो आज जो लॉग्स जो लिख रहे हो अगर वो सही ऑर्डर में नहीं आएगा, कोई पहले जाके लिख देगा फिर उसके बाद लिखेगा, तो वो ऑर्डरिंग जो है आपको इफेक्ट कर सकता है आपके पूरे सिस्टम को, है ना। तो एसिंक्रोनस वे में जब भी आप कुछ ऑर्डरिंग करोगे एक ही, और ये वही चीज है कि एक ही फाइल में जाके आप लॉग करते हो, ठीक है, तो एक ही फाइल में जब एक ही फाइल में सब कुछ लॉग करोगे तो उससे दिक्कत हो जाएगी। कौन पहले लिख के चला जाएगा, कौन बाद में लिख के जाएगा, फिर आपका इसका ऑर्डरिंग सही से मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो उस तरह के केसेस में जो है ये आपको
एसिंक्रोनस आपको थोड़ा सोच समझ के लिखना पड़ता है। कहने का मतलब पॉसिबल है, लेकिन आपको बहुत स्ट्रिक्टली लिखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से उस केयरफुल तरीके से लिखना पड़ेगा, ये कहने का मतलब हो रहा है। ठीक। फिर टेस्टिंग और डिबगिंग में, स्टैकिंग में ये क्या होगा कि अब एसिंक्रोनस कोड लिखोगे तो टेस्ट बैक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जहाँ आपको ट्रेसेबिलिटी चाहिए कि नहीं हमको ट्रेस करना है हर चीज को, तो वो वहाँ पे सिंक्रोनस भी ज्यादा बेनिफिशियल बेनिफिशियल होता है एज कम्पेयर टू एसिंक्रोनस भी। ठीक है, अगर एसिंक्रोनस लिख भी रहे तो आपको बहुत केयरफुल तरीके से लिखना पड़ेगा, जो हमने अभी पीछे बात किया था। ठीक है, तो यही ये सब भी चीजें हैं जो आपको केयरफुल आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी और बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जैसे ओपन एआई है, क्लाउडी है, ये सब सिंक्रोनस वे में देते हैं, है ना। देते हैं इसकी एपीआई को एक्सेस करने के लिए। तो आप इसको फिर ये एसिंक्रोनस वे में नहीं यूज कर पाओगे। अगर ये एसिंक्रोनस वे में सिंक्रोनस वे के एपीआई को यूज करोगे तो हो सकता है फिर आपको ब्लॉक कर देगा वो आपको प्रोवाइडर, ओपन एआई या क्लाउडी कोई भी। तो इन सब के एसिंक्रोनस वे भी लाइब्रेरीज आते हैं। ठीक है, तो आपको एसिंक्रोनस वे का लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा अगर आपको एसिंक्रोनसली काम करना है तो। ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा। आप सपोज करो कि ये आप सपोज करो सिंक्रोनस इसका एपीआई यूज करो। ठीक है, आप एक ही साथ 10 टास्क डाल देते हो ओपन एआई को 1 मिनट में। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको ब्लॉक कर देगा, कहेगा अरे एक ही रिक्वेस्ट 10 बार कैसे आ रहा है। ठीक है, एक ही जगह से 10 बार रिक्वेस्ट क्या आ रहा है। तो उस कारण से ये ब्लॉक कर सकता है आपको थर्ड पार्टी भी। ठीक है, तो इस तरह से ही इसके कुछ सिनेरियो जहां आपको अवॉइड करना चाहिए एसिंक्रोनस। तो अगर हम कुल मिला के कहें, ठीक है, सब कुछ मिला के कहें, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एसिंक्रोनस टास्क जो होते हैं या इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क जो एसिंक्रोनस परफॉर्म करते हैं, वो आप तभी यूज करें, पहली बात, जब वो सीपीयू बाउंड टास्क नहीं है। पहला चीज। दूसरा चीज कि एक ही आप सपोज कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो, चार पांच पैरेलल प्रोसेसिंग करो, अब एक ही चीज में कर रहे हो, एक ही फाइल में कर रहे हो, एक ही जगह कर रहे हो, तो उस केसेस में आपको अवॉइड करना चाहिए जनरली। आप एक ही चीज पे आप 5 तरह का ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। ठीक है, अगर ऐसा करोगे, इससे क्या होगा कि आप सही से उसका यूज नहीं, वो करप्ट भी हो सकता है, आपको गलत डेटा भी इनपुट या अपडेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो ये थोड़ा-सा केयरफुल रखना पड़ता है। और अगर इस चीज़ को 2 चीज़ को आप अच्छे ध्यान में रख के चलोगे, तो फिर आप एसिंक्रोनस वे में अच्छे से कोडिंग कर पाओगे। ये कहने का मतलब है। थैंक यू।